हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनंत आईएएस। माय नेम इज शिवानी एंड आज 4 मार्च का द हिंदू के जो एडिटोरियल्स आए हैं उनके एनालिसिस हम करेंगे, जिनमें 3 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। पहला है पिकिंग द वॉचडॉग, जिसमें इलेक्शन कमीशन को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है उसके बारे में एक आर्टिकल है, उसको देखेंगे। दूसरा है क्रिएटिव फॉर्मूला, जिसमें हम G20 के लिए कई एस्पेक्ट्स को मेंशन किया गया है, वो कवर अप करेंगे। यूक्रेन के हवाले से जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चल रहे हैं, उनके लिए। देन तीसरा है क्लीन टेक एज द नेक्स्ट बिग थिंग इन रूरल इंडिया, काफी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है। पहला आर्टिकल हमारे GS2 की प्रिपरेशन में हेल्प करता है। दूसरा क्रिएटिव फॉर्मूलाज में हमारा GS3 के पर्पस से जो एस्पेक्ट्स हैं वो, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में लेकर के जियो पॉलिटिक्स को लेकर के जो एस्पेक्ट है वो कवर करता है। साथ ही जो तीसरा है हमारा रूरल इंडिया के लिए जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, GS1 का पार्ट कवर करता है। साथ ही साथ GS3 के लिए भी हमारी इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड देता है। तो पहले आर्टिकल देखेंगे पिकिंग द वॉचडॉग। इसमें मेंशन कर रहे हैं कि कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया ऑन द मैनर ऑफ चूजिंग पोल पैनल इज अ बूस्ट टू इट्स इंडिपेंडेंस। मतलब काफी समय से डिस्कशन चल रहा था, काफी सारे कमीशंस ने रिकमेंडेशन भी दिया था कि इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर्स को का अपॉइंटमेंट जो होता है उसमें सुधार होने चाहिए, और लॉ कुछ और कहता है और अभी तक उस पर कोई नाकानून नहीं बने हैं। उसको लिहाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट टेकिंग अवे द पावर टू अपॉइंट, इसमें जो पावर थी किससे ली गई, मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द सोल डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज अ मेजर बूस्ट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन वॉचडॉग। ध्यान दीजिएगा, अभी तक की जो पावर थी इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने की, वो पावर एग्जीक्यूटिव पावर थी, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट करते थे। The court has ruled that a 3-member committee comprising the prime minister, अब क्या होगा, जो रूल आया है उसके हिसाब से क्या होगा, the 3-member committee होगी अब, जिससे प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे, और लोकसभा इन द लोकसभा, और या फिर कोई ऐसा सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का हेड होगा, लीडर होगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब 3 मेंबर्स होंगे, पहला प्राइम मिनिस्टर, दूसरा अपोजिशन ऑफ पार्टी का लीडर या फिर जो सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में उसका हेड होगा, और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कमिटी में होंगे। विल चूज अ CEC एंड ECs अंटिल अ लॉ इन पास्ट। जब तक नियम कायदे कानून, जब तक नियम नहीं पास होगा पार्लियामेंट के द्वारा, तब तक चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगी ये कमिटी। ठीक है, उसके पहले क्या था कि काउंसिल की एग्जीक्यूटिव, मतलब प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, काउंसिल की रिकमेंडेशन पे, मतलब प्रेसिडेंट मान के चलिए कि रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता था। ठीक है, लेकिन ऐसा एक्सपर्ट्स कहते थे कि लॉ में ये चीज लिखा गया है कि कानून होना चाहिए प्रॉपर, जो कानून नहीं था और काफी डिकेड से नहीं बन पाया, जिसके ऊपर इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ये दिया। एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी vested with plenary powers of superintendence, direction and control over elections, the ECI is a vital component of the republic that requires functional freedom and constitutional protection to ensure free and fair election. Of course, ये सबसे बड़ी पावर है हमारे देश की, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन सबसे बड़ी पावर है डेमोक्रेसी की। जब NCERT पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वाले चैप्टर में क्लास 9 की जो NCERT है उसमें पॉलिटी वाले के पहले चैप्टर में जहाँ डेमोक्रेसी से एक्सप्लेन किया गया, वहां पे ये पॉइंट आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है हमारे देश की डेमोक्रेसी के को मेंटेन रखने के लिए, और उसके लिए एक क्लियर और फेयर इलेक्शन होना जरूरी है। और उसके पहले भी CEC का फेयर होना बहुत जरूरी है, जिसके हवाले से ये नियम आया। नाउ ये स्क्रीनशॉट इंडियन एक्सप्रेस का है, जो जस्ट टू एक्सप्लेन क्या लिखा है इसमें। फाइनली अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच प्रेसाइडेड ओवर बाय जस्टिस KM Joseph रूल्ड यूनानिमसली दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर्स विल बी डन ऑन द एडवाइस ऑफ अ कमिटी। कंप्राइजिंग जो कॉलेजियम की तरह है कमिटी होगी, कंप्राइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, एंड केस देयर इज नो सच लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी in the opposition in the Lok Sabha and the Chief Justice of India। मतलब ये 3 लोग तो पक्के हो गए। This will continue to hold good till a law is made by Parliament। जब तक ठीक रहे, तब तक सही है ये चीज, जब तक कोई नियम पार्लियामेंट द्वारा नहीं बनाया जाता। अभी तक क्या होता था, आर्टिकल 324(2) के हिसाब से of the Constitution had stipulated the chief election commissioners and ECs commissioners shall be appointed by the president subject to the provisions of any law made in that behalf by the parliament। ये लाइन लिखी गई है संविधान में। तो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करेगा रिकमेंडेशंस के आधार पे, लेकिन ये लाइन मेंशन थी कि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड, जो नियम बनाया जाएगा इन दैट बिहाफ, उसके बिहाफ पे बाय पार्लियामेंट।
दिस हैजंट हैपेंड फॉर 7 डेकेड, जो सात डेकेड दशकों से नहीं हो पाया, ये होना था नहीं हो पाया, रिकमेंडेशन पे काम चलता रहा और प्रेसिडेंट जो देश के थे वो इलेक्शन कमिश्नर्स के हेड को या ईसीस को या सीईसीस को अपॉइंट करते रहे. द बेंच नोटेड दैट व्हाइल सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन एम्पावर्ड, नन ऑफ देम फ्रेम्ड अ लॉ और प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है, it said that this is a lacuna in law and that making of law under article 324 of constitution is an unavoidable necessity. ठीक है, वो जरूरी था. The role of election commission is such that in the modern election process it can be abused inter alia by simply playing with the selection schedule. कह रहे हैं कि आज का जो समय है उसमें इलेक्शन कमीशन का जो हेड है आज के इलेक्शन प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए अब्यूज किया जा सकता है, उसको थ्रेट किया जा सकता है और चेंजेस लाए जा सकते, मतलब उसके एक्सपोजर में बदलाव किया जा सकता है. द एग्जीक्यूटिव बीइंग द सोल आर्म ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व्ड इन द अपॉइंटमेंट इंश्योर दैट द कमीशन बिकम्स रिमेन्स अ पार्टिजन बॉडी एंड ब्रांच ऑफ द एग्जीक्यूटिव. ठीक है, द डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंट सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन गोज बैक नियरली 50 years. ठीक है, समझ में आती है बात. इसके पहले जस्टिस तारकुंडे कमेटी जो 1975 में बनी, दिनेश गोस्वामी कमेटी 90 में बनी और सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जिसको एआरसी भी हम लोग समझते हैं, जिसको 2007 वाला एआरसी जो है, एआरसी याद रखिएगा मेंस में पूछा जा सकता है 2007 वाला मेंस में. ठीक है, तो उसके हिसाब से लॉ कमीशन ने भी अपनी 255वीं रिपोर्ट में भी कहा था कि इसके ऊपर नियम बना लेना चाहिए, जो नहीं था, और फाइनली उसके ऊपर नियम आ गया है, रूल वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट से. अब ऐसा कोई कल के आर्टिकल में था कि उन्होंने एक शब्द यूज किया मेंडस मस. मेंडस मस एक रिट होती है जिसमें किसी पर्सन या अथॉरिटी को डायरेक्ट किया जाता है कि आप नियम बनाइए. ये नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसका यूज नहीं किया है, कोई रिट नहीं जारी हुई है, लेकिन पार्लियामेंट को सुझाव दिया गया है, यस रिक्वेस्ट किया जाएगा कि इसके ऊपर आप लॉ बनाइए. ठीक है, नाउ दिस हैज बीन द प्रैक्टिस द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स. अभी तक की प्रैक्टिस क्या रही थी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट सीईसी एंड ईसीज ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यही होता था. बट द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैज पॉइंटेड आउट दैट द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वाज द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट शुड बी लेड डाउन इन अ पार्लियामेंट्री लॉ, मतलब कोई नियम बना करके ही होना चाहिए था. आर्टिकल 324 says the president should appoint a CEC and EC subject to any law, ये लाइन लिखी थी ना, मेड इन द बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट. क्लियर हो जाता है. KM जोसेफ ने इस बात को हाईलाइट किया और उसके ऊपर वर्डिक्ट दिया. उन्होंने कहा अभी तक की जितने रिजीम्स रहे हैं वो अनसक्सेसफुल रहे, फेल रहे, और इसको ध्यान में देते हुए नियम होना चाहिए, और जब तक कानून नहीं होगा तब तक ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है वो अपनी जगह लेगा. Now the government argues, गवर्नमेंट ने इसको आर्ग्यू किया कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब तक सिलेक्शन पैनल में नहीं आएंगे तब तक क्या कोई भी नियुक्ति नहीं हो सकती क्या ऐसा, और ये वैक्यूम को खत्म करने का सिर्फ यही एक तरीका है, ऐसा कहा गवर्नमेंट ने डिफेंड किया इस बात को लेकर के. और वैसा भी कोई क्लियर नहीं है, देयर इज नो क्लियर प्रूफ दैट इंडिपेंडेंस ऑफ द सीबीआई डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड बाय अ पैनल, जो भी सीबीआई डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट हुआ है पैनल के द्वारा हुआ था, उस पैनल में सीजीआई भी है, इस बात की कंफर्मिटी नहीं है कि इसको आगे इनहांस किया जा सकता है या इसको रखा जाएगा. लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जब तक सीजीआई पैनल में ना आए तब तक क्या किसी भी बड़े जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, सीईसी हो गए, इनका अपॉइंटमेंट क्या पक्का नहीं हो सकता, इस बात को आर्ग्यू किया गया था. ठीक है, फिलहाल नियम अभी लॉ नहीं आया है, तब तक हम देखेंगे. फिलहाल के लिए न्यूज इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के पर्पस से. ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिव फॉर्मूलाज में लिखते हैं कि अभी तक जो यूक्रेन की समस्या को लेकर के G20 के देशों के बीच में कोई कॉमन मिडिल ग्राउंड नहीं बन के आया है. सो इंडिया मस्ट हेल्प फाइंड द मिडिल ग्राउंड, इंडिया को मिडिल ग्राउंड ढूंढना चाहिए और यूक्रेन अमंग द G20. क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीट हुई थी उसमें यूक्रेन के लिए कोई कॉमन कंसेंसस नहीं बने. साथ ही साथ इंडिया ने रशिया के लिए एब्सटेन किया, वोट नहीं करा. साथ ही साथ ये भी बोला कि हम उनसे फ्यूल जो है डिस्काउंटेड रेट में इंडिया ले रही है, लेकिन जो और EU और US के सैंक्शंस रशिया पे लगते चले जा रहे हैं. लेकिन फ्यूल लेना रशिया से एक तरीके का सपोर्ट करने जैसा ही है. तो द FMCBG इज द पार्ट ऑफ द की फाइनेंस ट्रैक और 20 मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज set up in 1999 to help global economic coordination after Asian financial crisis. सवाल पूछा जा सकता है कि G20 का गठन
कब हुआ था? तो G20 का गठन साल के हिसाब से नहीं, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो 1999 में आया था उसके बाद G20 का गठन हुआ था। इसमें वो कह रहे हैं इस आर्टिकल में कि बेंगलुरु में जो अभी एक सरप्राइज हुआ वो ये था, was when Russia and China refused to accept the language on the Ukraine war that they had agreed to just 3 months ago। मतलब रशिया और यूक्रेन, चाइना ने यूक्रेन के लिए जो उनकी कॉमन लैंग्वेज थी जिसके लिए वो कुछ आगे स्टेप उठा सकते थे, उसके लिए उन्होंने कॉमन ग्राउंड नहीं बनाया। नाउ इंडिया के लिए चाहिए कि इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है और पहले भी वो रशिया और वेस्ट डिवाइड का जो रिलेशनशिप था, मतलब पश्चिमी देशों और रशिया के बीच जो डिवाइड है उसके लिए ब्रिज करता रहा है। तो यूक्रेन वॉर के लिए भी इंडिया को कोई स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो इन्वेजन चल रहा है ये बहुत बड़ा डिवाइड भी क्रिएट करता है। Now, as a result, Finance Minister Nirmala Sitharaman was considered to issue only a chair summary। उन्होंने सिर्फ दी आउटकम डॉक्यूमेंट नहीं दे पाई, क्योंकि कोई भी जॉइंट कम्युनिक नहीं मतलब जारी हुआ था। मतलब इसका मतलब होता है कोई कॉमन डॉक्यूमेंट जहाँ पे सबकी बातें लिखी होती हैं कि ये फाइनल वर्डिक्ट आउटकम आया है, ऐसा जारी नहीं हुआ था। इसके साथ ही साथ जो हमारा बाली में जो प्रेजेंटेशन था, बाली में जो हम ये बात कह पाए थे कि हम किसी वॉर को प्रमोट नहीं करते, इस समय वॉर का नहीं है, हमारे पीएम मोदी साहब ने कहा था, लेकिन उसको हम अभी फिलहाल G20 में प्रोमलगेट नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को भी आर्टिकल समझाने की कोशिश करता है और पहले भी ऐसे आर्टिकल कई सारे आ चुके हैं। उसके साथ जयशंकर साहब ने ये बात बोली, हैज पॉइंटेड आउट दैट द बल्क ऑफ द स्टेटमेंट दैट पर्टेन टू द क्रिटिकल इशू ऑफ द ग्लोबल साउथ सच एज फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेट मैनेजमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड आउट। उसके साथ जो और समस्याएं हैं, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, डेट मैनेजमेंट और ग्लोबल साउथ की बात को हाईलाइट किया गया। लेकिन बाली समिट में चीजें निकल के जो आई थी वो यहाँ पे आगे उसके ऊपर कोई न्यू कंसेंसस या कॉमन कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। देखने वाली बात यहाँ पे इंडिया हॉट सीट पे है और हमारा जो G7 के देश है, साथ ही यूएस की जो अप्रोच है रशिया को लेकर के, वो एक नई चीज सामने लाती है जिसमें रशिया और चाइना के रिलेशनशिप काफी स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो इसके बीच में हमको कोई मिडिल पार्ट ढूंढना पड़ेगा, ऐसे आर्टिकल कहता है। नेक्स्ट है क्लीन टेक एज अ नेक्स्ट बिग थिंग इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया के लिए कोई भी आर्टिकल आए, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो इस तरह का कोई भी ऐसा आर्टिकल हो जहां पे रूरल इंडिया को एनहांस करने की बात होती है, पावर्स को, वो आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बैठता है। ये लिखा है प्राची सिंगल ने, जो है जनरल स्पेशलिस्ट है CEEW। ये क्या है? काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट वाटर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, थिंक टैंक है ये। और उन्होंने इस बात को लिखा है कि क्लीन एनर्जी सोल्यूशन जो हैं वो हमारी रूरल इंडिया की महिलाओं के लिए काफी हेल्पफुल हैं। अगर उनको एक्सपैंड किया जाए तो काफी बड़ा मार्केट क्रिएट हो सकता है, साथ ही साथ उनकी पोटेंशियल भी आगे आ सकती है। जैसे कह रही है, फ्रॉम सोलर रेफ्रिजरेटर टू सिल्क रीलिंग मशीन्स एंड बायोमास बेस्ड कोल्ड स्टोरेज टू बिल्ड बल्क मिल्क चिलर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी DRE is transforming women's livelihood as a grassroots। समझ वाली बात क्या है कि DRE क्या है? DRE is a term used when electricity is generated from resources, जहाँ पे बिजली बनाई जाती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, जैसे हो गया हमारा सेंट्रल प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। इनके माध्यम से जो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं वो DREs होते हैं। मतलब सपोज करिए कि सोलर स्विंग मशीन, एग्जाम्पल आया सोलर स्विंग मशीन, मतलब उसमें सोलर प्लैंक लगे हुए हैं और इसकी वजह से मशीन चल रही है। तो ये इस तरह की सोलर इक्विप्ड जो चीजें हैं, या फिर विंड एनर्जी, या फिर बायोमास से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, वो हमारे रूरल इंडिया के लिए काफी अच्छे हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से, इन्हीं की रिपोर्ट है, CEW की रिपोर्ट है कि 13,000 अडॉप्टर्स हैं, महिला अडॉप्टर्स हैं इस दिशा में, जो 80%, मोर देन 80% आर वुमेन। जितने भी अडॉप्टर्स हैं इन प्रोडक्ट्स के, उसमें से 80% से ज्यादा महिलाएं हैं। तो क्यों ना हम उन्हें एम्पावर करें और जो ये जेंडर गैप की दिक्कतें हैं, जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की और एक्सेप्शंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं रूरल इंडिया में, उनको क्यों ना पूरा कर लिया जाए इसी के माध्यम से। नाउ CEW जो है थिंक टैंक एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पूछा जा सकता है। पॉलिसी इंस्टीट्यूशन बेस्ड इन न्यू दिल्ली। CEW was formed to provide independent research based insights to policy makers for building a sustainable India। इस तरह के सवाल पहले प्री पूछे गए हैं तो इसको मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि 2030 तक इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सी 30 मिलियन वुमेन ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मतलब MSME का एक्सपेंशन बढ़ने वाला है, जिसमें से हम 150 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे और इसमें 30 मिलियन महिला ओन करेंगी MSMEs को। तो उस केस में DRE लिवलीहुड को एक्सपेंशन अगर करें तो डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है और महिलाओं के लिए भी अच्छा है। इसको स्केल अप करना जरूरी है। कुछ चीजें बता रही है कि करना
क्या कर सकते हैं हम, पहले तो हम वुमेन अडॉप्टर्स को चूज करें जो महिलाएं खुद से आगे आकर के प्रोडक्ट को बाय करके उसका डेमो कर पाए और दिखा पाए दूसरी महिलाओं को, ताकि लोग उसे खरीदने में इंटरेस्टेड हो। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं जहां पे कुछ महिलाओं ने आगे आके इन प्रोडक्ट्स को यूज किया। उसके बाद जैसे कि फ्रूट स्क्वैश जैम्स बनाना और प्रोसेसेस को यूज करना जो ये इन रिन्यूएबल एनर्जी से बनते चलते हैं, वो मशीन्स लेना और लोगों को उसका डेमो देना, जिससे क्या होगा, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, लोग उसे खरीदेंगे, महिलाएं स्पेशली खरीद सकती हैं। और जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की जो महिलाएं हैं जो लघु उद्योगों में काम करना चाहती हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है। साथ ही साथ सेकंड क्या कर सकते हैं हम, ऑर्गेनाइज हाइपर लोकल इवेंट्स एंड डेमोज। ऑफ कोर्स हम जब यहाँ पे जब कोई भी डेमो चैंपियंस को आगे लेके जाएंगे, महिलाओं को ट्रेन करेंगे, तो अडॉप्टर्स पैदा होंगे, जो वुमेन अडॉप्टर्स होंगी वही आगे जाकर के डेमो देंगी और उसे लोगों को परचेज करने की हिम्मत बढ़ेगी, स्पेशली वर्क महिलाओं को। इसमें कुछ आप नाम दे रहे हैं कि सोलर ड्रायर्स होते हैं, सोलर मशीन्स होती हैं, सोलर कुकर, इस चीजें हैं, तो उन चीजों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। फाइनेंसिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं। अगर फाइनेंसिंग की बात करें तो सिद्धि हो गया, और एमएसएमई में सरकारी बड़े बड़े लोन दे रही है महिलाओं को, तो उसका यूज करके हम फाइनेंसिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, सोलर सिल्क रीलिंग मशीन जैसे होती है, नाम याद रखिएगा, ये लिख सकते हैं आज मेंस में राइटिंग करेंगे तो। चौथा ऑप्शन ये बता रही है कि हम टेक्नोलॉजी के आधार पर भी लोगों को एजुकेट करके उनका मार्केट पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं। अर्बन एरियाज में, रूरल में तो है ही, अर्बन एरियाज में इनके हम कंजम्पशन हब बना सकते हैं, जिससे कलेक्टिवाइजिंग विमेन कमीशन नहीं, एक ग्रुप बना सकते हैं जहां पे उनका रेवेन्यू स्ट्रीम से वो सजग भी हो, टेक्नोलॉजी को पहचाने, आपस में बात करें, कम्युनिकेशन करें और मशीन्स के माध्यम से अपना इनकम भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ कन्वर्जेंस बताते हैं, जहां वो कहते हैं कि हम पॉलिसी कन्वर्जेंस की जरूरत है, जिसमें सरकारी उद्यान अगर बढ़ के काम करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी भी प्राइवेट सेक्टर के पास इतना डेटा, इतना कवरेज नहीं है जितना सरकारी संस्थाओं के पास है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये समझने वाली चीज है कि प्राइवेट कंपनीज में उतना एक्सपोजर नहीं जितना सरकारी कंपनीज के पास है कवरेज के मामले में। तो उनको यूज करते हुए अगर इन 3 स्टेप्स को पूरा किया जाता है, जहां पे हम डेमो कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स का, उसके साथ उसको बेच सकते हैं, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सहायता ले सकते हैं। तो अगर सारी चीजें की जाए तो हम ओनली दैट वी कैन ट्रूली अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ रूरल वुमेन एंड क्लीन टेक्नोलॉजी साइमल्टेनियसली। क्योंकि रूरल इलाकों में कॉलेज जो बड़े जो महिलाएं वाकई इन्वेस्टर्स हैं, जो फाइनेंसर्स भी हैं और जो काम करना चाहती हैं, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म करता है DRE। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस, गिव मी अ बिग थम्स अप। मिलेंगे आपसे न्यूज एनालिसिस के साथ नेक्स्ट आर्टिकल या आर्टिकल डिस्कशन में, तो तैयारी करते रहिए।